हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज मैं एक केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेने जा रहा हूँ, ठीक है। उस चैप्टर को आपको अच्छे से देखना है और उस चैप्टर को एज ए मतलब अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि हम पढ़ने चल रहे हैं मैटर के बारे में, जिसे आप पदार्थ कहते हैं, मैटर, या इसे अगर आप कहें तो सब्सटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। सब्सटेंस कह सकते हैं, पदार्थ, ठीक है। अब इसी को एक आधार मान के चलिए, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी चलेंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको मैं बताऊंगा और आज चीज़ें सीखी जाएंगी। और आज से समझिएगा कि 2 क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे जिस तरह से भी। मैं 2 क्लासेस 3 क्लासेस अब शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे। और कल जितने लोगों ने वीडियो देखा था तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा तक मतलब शेयर करिए ताकि चीज़ें आगे बढ़े और सभी बच्चों को मिले। चलिए चलते हैं, फिर लास्ट में कुछ अच्छी बातें भी होंगी जो आपके ज्ञान की होती हैं, ठीक है। और लड़के और लड़कियां दोनों कहूँगा कि अपनी परिस्थिति से लड़िए। ऐसा नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों लोग कामयाब होइए, क्योंकि दोनों लोगों का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, ठीक है। किसी के आगे हाथ पसारने या किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। एक मतलब मैं लड़कियों को देखता हूँ, मतलब जो सच्चाई वो बता रहा हूँ, जो समाज में देख रहा हूँ वो एक मतलब कोई भी लड़की वो सोचती है कि मुझे ऐसा लड़का मिले जो कमाता हो, ठीक है, नौकरी करता हो। ये तुम क्यों नहीं सोचती हो कि तुम कमाती रहो, ठीक है। ये चीज़ को देख के चलिए। और लड़के लोगों से भी कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि चेहरा और क्या कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं आपको जिससे आप अट्रैक्ट होते हो, साफ शब्दों में सुन लीजिए, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। जिस दिन बहुत ज़्यादा 35, बहुत ज़्यादा 40, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 40 साल के बाद आप कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इंसान की तरह रहिए, ठीक है, और अपने अंदर मानवता लाइए। और लड़कियों से कहूँगा कि वो उसको चुनो जो तुम्हारे साथ संघर्ष कर सके। लड़के भी वो उसको चुनो जो तुम्हारे साथ संघर्ष कर सके। उसे मत चुनो जो तुम्हारे मतलब तुम्हारे पैसे पे आए, और तुम उसको मत चुनो जिसे तुम खाली बस खूबसूरती पे ला रहे हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत चीज़ें हैं, कुछ बातें ऐसी हुई कि जो बात करने के लिए थी तो चर्चा कर दिया, अभी लास्ट में इस पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं सब्सटेंस के बारे में। देखिए, सब्सटेंस अगर मैं सब सरल शब्दों में कहूँ, मैं वो डिफिनीशन नहीं लिखवाने चलूँगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। अरे भाई, सीधी सी बात है, जो उसमें वजन होता है, जो स्थान घेरती है, उसे पदार्थ कहते हैं। ये हमें नहीं पढ़ना। हम अब डायरेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे, यानी पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो पदार्थ के वर्गीकरण में 2 चीज़ों को मैटर करना है हम लोगों को। पदार्थ में वर्गीकरण में 2 चीज़ें देखना है, ठीक है। जहाँ से मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, जहाँ से चीज़ें बनती हैं, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, 2 तरह के परिवर्तन इसमें देखने को, अगर हम इसको बांटे तो 2 भागों में बांट सकते हैं। परिवर्तन कह रहे हैं, सॉरी, 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। एक होता है भौतिक वर्गीकरण होता है और एक रासायनिक वर्गीकरण होता है। एक भौतिक वर्गीकरण होता है और एक रासायनिक वर्गीकरण होता है। देखिए, एक मैंने बोला भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। दूसरा रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण के बारे में बात करें, भौतिक वर्गीकरण 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस। अगर इसको हम 3 भागों में बांटें तो इसको कह सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बांट रहे हैं तो बांटेंगे ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, और यहाँ पर गैस, ठीक है। ये हो गया भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। ये हो गया क्या आपका भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण के बारे में आपने जान लिया, ठीक है। अब जानेंगे, देखिए, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम बांटें तो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर जो होता है, और एक होता है आपका मिश्रण यानी मिक्सचर होता है। तो क्या मैंने कहा, शुद्ध पदार्थ, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। मिश्रण होता है, ठीक है। मिश्रण होता है प्योर मैटर, प्योर मैटर, ठीक है।
और इसे क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे बेटा, मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, शुद्ध पदार्थ और क्या हो गया, मिश्रण हो गया यानी मिक्सचर हो गया। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या होगा, दो चीज़ें निकल कर आएंगी, एक समांगी आएगा और एक विषमांगी आएगा, एक समांगी आएगा और एक विषमांगी आएगा। अगर हम इसको और तोड़ते हैं तो दो चीज़ों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ों में इसको बांट सकते हैं। एक होता है तत्व जिसे एलिमेंट कहते हैं और एक होता है यौगिक जिसे कंपाउंड कहते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे तत्व जिसे एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, और इसे कंपाउंड यानी यौगिक कहा जाता है, यौगिक, कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड हो गया। और यहाँ पर भी दो हो गए, अब सॉरी यहाँ पर दो हो गए। ठीक है, एक समांग और एक विषमांग, यहाँ एक समांग और एक विषमांग, एक हो गया समांग और विषमांग। ठीक है, समांग और विषमांग देख लीजिए, समांग और विषमांग। ठीक है, समांग और विषमांग हो गया। ठीक है, समांग और विषमांग हो गया। ठीक है, समांग और विषमांग हो गया। ठीक है, ये चीज़ें देख लीजिए, थोड़ी सी चीज़ें और हमें जो बढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लीजिए। अब इसको अगर मैं चेंज करता हूँ तो मैं तत्व को अगर बांटूँ तो तत्व तीन भागों में बटेगा। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटलॉइड्स होता है। ठीक है, यानी धातु, अधातु और उपधातु। अगर मैं इसको बांटूँ, सॉरी, अगर मैं इसको बांटूँ, ठीक है, इसको बांटूँ, आ जाइए इधर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं धातु जिसे मेटल कहते हैं। ठीक है, अधातु जिसे नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, नॉन मेटल होता है। और यहाँ पर उपधातु, उपधातु जिसे मेटलॉइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मेटालॉइड्स कहा जाता है। मेटालॉइड्स कहा जाता है यानी उपधातु कहते हैं। अब यहीं पर कंपाउंड, अब क्या होगा, कंपाउंड भी बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, तो कार्बनिक और अकार्बनिक। अगर मैं इसको बांटूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, कार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, अकार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, अकार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक में बढ़ सकता है। आराम से देख लीजिए इसको, आराम से, पहले फिर देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं हम आपसे। ठीक है, चर्चा करते हैं। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक फिर से सुनिएगा, मैं फिर से समझाने चल रहा हूँ आपको। पदार्थ को पहले दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, दो भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है भौतिक वर्गीकरण, फिर दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में बांट सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। और रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांट सकते हैं। रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है आपका शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। ठीक है, किसमें, रासायनिक वर्गीकरण में। शुद्ध पदार्थ जो होता है तत्व और दूसरा क्या होता है, यौगिक यानी एलिमेंट और कंपाउंड हो गया। शुद्ध पदार्थ में जो तत्व होता है वो तीन होता है, एक होता है धातु, फिर दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु यानी मेटालॉइड्स होता है। ठीक है, अगर यही बात करें यौगिक का, तो यौगिक कार्बनिक होता है और अकार्बनिक होता है। ध्यान से देख लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और सारी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, ये रहा आपके सामने। अब आगे की बात करते हैं, चलते हैं। ठीक है, चलिए। अब धीरे धीरे सारी चर्चाएं शुरू होंगी आपसे, धीरे धीरे सारी बातें आपसे क्लियर की जाएंगी। अब आपको समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ से आप समझना शुरू करिए, मैं हेडिंग लेना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सुनिएगा।
ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर देखा जाए तो भौतिक अवस्था में कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अगर हम यहाँ पर स्टार बना के लिखें कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। मैंने कहा पहला क्या है आपका, तो पहला है ठोस। क्या है? ठोस, जिसे सॉलिड कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है आपका द्रव। ठीक है, जिसे लिक्विड कहा जाता है। ठीक है। तीसरा है आपका गैस। क्या है? गैस। क्या है? गैस। ठीक है। ये हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब हम इसमें पढ़ना शुरू करेंगे और इसी से धीरे धीरे हम चीज़ों को चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए मैं कुछ यहाँ पर देखिए मैं ये नहीं बताने वाला हूँ इसका आयतन आकार निश्चित होता है, इसका ये होता है, उसका नहीं। जो इम्पोर्टेंट है, जो आता है, जो पूछा जाता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस के कुछ सामान्य गुण बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से पहले इसको मिटा देते हैं। मैं कह रहा हूँ ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस के गुण बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है। बढ़ते से घटते क्रम में किसका, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ठोस, द्रव, गैस के गुण बढ़ते से घटते क्रम में। बढ़ते से घटते क्रम में ठोस, द्रव के गुण जो हैं बढ़ते से घटते क्रम में। बढ़ते से घटते क्रम में ठोस, द्रव और गैस के क्या हैं गुण देखना अब शुरू कर रहे हैं। पहला इसमें हम रखने चल रहे हैं, पहला इसमें जो रखेंगे हम उसमें रखेंगे पहला गतिज ऊर्जा रखेंगे। पहला क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा लिखेंगे। पहला क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा को लिखेंगे, गतिज ऊर्जा को लिखेंगे। पहला क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा। तो किसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा देखने को मिलेगी, उससे कम किसमें होती है, उसमें उससे कम किसमें होती है। हम सीधे सीधे बात ये कहना चाह रहे हैं। तो गैस में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें जब भी खाना बनता है तो उसका जो जो गैस जो उसका महक है हमारे नाकों तक पहुँचता है। ठीक है। अगर एलपीजी लीक करता है तो उसकी भी महक हमारे नाकों, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गैस सबसे ज़्यादा, फिर द्रव उससे कम, फिर ठोस उससे कम। ठीक है। सबसे कम किस में होता है, तो ठोस में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। ठोस में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। ठोस में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, बात समझ में आया। अब हम चल रहे हैं देखने अंतरा। ठीक है, अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, दूसरा देखने चल रहे हैं इसी में। ठीक है, अंतरा आणविक, ठीक है, आणविक आकर्षण बल।
अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल के बारे में देखने चल रहे हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल के बारे में देखने को चल रहे हैं। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ठोस में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठोस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर द्रव में देखने को मिलेगा, किसमें मिलेगा, द्रव में। फिर किसमें देखने को मिलेगा, सबसे कम अंतरा आणविक आकर्षण बल गैस में होता है, सबसे कम अंतरा आणविक आकर्षण बल गैस में होता है। ठीक है, अब अंतरा आणविक स्थान, क्योंकि अंतरा आणविक आकर्षण बल के साथ अगर इसी के साथ नीचे देख लिया जाए अंतरा आणविक स्थान, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका, और वो जरूरी भी है। अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक स्थान क्या होगा, किसमें ज़्यादा अंतरा आणविक स्थान देखने को मिलेगा, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, द्रव बीच में रहेगा लेकिन गैस क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, गैस क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। द्रव फिर होगा, फिर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ठोस होगा। ठीक है, गर्मी ज़्यादा है भाई। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसी के साथ डेंसिटी के बारे में देख लेते हैं, यानी घनत्व के बारे में देख लेते हैं। क्या देखते हैं, घनत्व के बारे में देखते हैं। ठीक है, घनत्व के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो घनत्व में क्या देखने को मिलेगा, तो घनत्व में आपको देखने को मिलेगा, घनत्व में मतलब घनत्व के बारे में अगर देखें तो किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो ठोस होगा, फिर उसका द्रव होगा, फिर क्या होगा, गैस होगा, ठोस द्रव गैस हो जाएगा। ठोस द्रव फिर क्या, गैस, ठोस द्रव गैस में आपको ये देखने को मिलेगा, ठोस द्रव गैस में देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका घनत्व हो गया। अब हम देखने चल रहे हैं, किसके बारे में देखने चल रहे हैं, तो प्रत्यास्था के बारे में देखने चल रहे हैं। किसके बारे में देखने चल रहे हैं, तो प्रत्यास्था के बारे में देखने चल रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में, तो प्रत्यास्था में हम देखने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए प्रत्यास्था देखिए किसमें अधिक होगा, प्रत्यास्था। ठीक है, प्रत्यास्था। ठीक है, प्रत्यास्था किस में अधिक होगा, तो ठोस में प्रत्यास्था देखने को अधिक मिलेगा। ठोस के बाद किस में प्रत्यास्था अधिक देखने को मिलेगा, तो द्रव में देखने को मिलेगा और गैस में देखने को मिलेगा, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस द्रव गैस में प्रत्यास्था देखने को आपको अधिक मिलेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, अब आपका क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, प्रत्यास्था के बाद क्या देखने को मिलेगा, तो ससंजक बल देख लिया जाए। ससंजक बल किसमें अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, ससंजक बल। ठीक है, ससंजक बल किसमें अधिक देखने को मिलेगा, ये देखते हैं। तो इसमें भी वही चलेगा, ठोस द्रव गैस। क्या देखने को मिलेगा, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस में ससंजक बल देखने को अधिक मिलेगा। ठीक है, अब ये तीन देखेंगे तो एकदम क्या है, एक समान है। द्रव भी, घनत्व भी, प्रत्यास्था भी और ससंजक बल भी, तीनों एक समान है। ये तो इसी तरह से याद हो सकता है कि अगर हम प्रत्यास्था की बात करें, ससंजक बल की बात करें और घनत्व की बात करें, तो तीनों में हमको एक जैसा देखने को मिलता है। यहाँ तक कि अंतरा आणविक आकर्षण बल में भी हमको एक ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विसरण के बारे में। किसके बारे में, कि विसरण किसका अधिक होता है, विसरण किसका अधिक होता है। आज विसरण किसका अधिक होता है, तो विसरण हमें देखने को मिलेगा तो गैस का मिलेगा सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव होगा, उससे कम ठोस होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका देखने को मिलेगा, तो गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। ठीक है, ठोस, गैस, द्रव, ठोस। ठीक है, गैस, द्रव, ठोस का हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा 2 मिनट। ठीक है, देख लीजिए
पहले इतना देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कि विसरण के बारे में हमने क्या देखा कि विसरण, फिर से समझ लीजिए, गतिज ऊर्जा गैस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम, ठोस में उससे कम, ठीक है, उससे कम हो जाएगा। अंतराणविक स्थान जो आकर्षण बल होता है वो ठोस में अधिक होता है, इसीलिए ठोस क्या होता है, एक दूसरे के जो ठोस के जो अणु होते हैं एक दूसरे से एकदम कंसिस्ट के बंधे रहते हैं, ठीक है, तो इसमें अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में स्थान नहीं है, इसलिए ये अगर अंतराणविक स्थान की बात करें तो गैस में ज़्यादा स्थान देखने को मिलता है, उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में देखने को मिलता है। प्रत्यास्था की बात करें तो प्रत्यास्था ठोस में सबसे अधिक होगा, द्रव में उससे कम होगा, गैस में उससे कम होगा। ससंजक बल ठोस में सबसे अधिक, फिर द्रव में, फिर गैस में। देखिए अब ये ससंजक बल, प्रत्यास्था, ये मत पूछिएगा प्लीज़, ये मत पूछिएगा। अगर आप तब क्लास 6, 7, 8 में क्या पढ़े हैं ये मुझे नहीं मालूम, फिर तब तो बात गलत हो जाएगी फिर, ठीक है, तो ऐसा ना करिए प्लीज़, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को समझिएगा, अगर नहीं है तो आप खोज के इसको पढ़ लीजिए, 1-2 लाइन की डिफिनीशन है, अब मैं वो नहीं बताने चलूँगा, ठीक है, अगर वो बताने चलूँगा तब तो बहुत चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, तो इस वजह से नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ों को समझिए। फिर उसका विसरण में क्या देखने को, गैस में सबसे अधिक विसरण मिलेगा, ठीक है, द्रव में उससे कम और ठोस में उससे कम, सबसे कम ठोस में देखने को विसरण मिलता है। अब एक लास्ट बच गया है संप्रियता, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, छोटे छोटे डिफिनीशन जो हैं, जो आप छोटे क्लासों में पढ़े हैं उसके बारे में मत पूछिएगा प्लीज़, क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है, और सिलेबस ज़्यादा है, ठीक है, सिलेबस आपका क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो टाइम नहीं है। अगर हम टाइम लगाएंगे, अगर इसी सब चीज़ों में रह जाएंगे तब तो हम पढ़ चुके, ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं। संप्रियता, देखिए इसमें भी, संप्रियता में भी, गैस में संप्रियता मतलब कंप्रेस्ड करना यानी दबा देना, ठीक है, सबसे ज़्यादा गैस को कर सकते हैं, ठीक है, गैस को, फिर किसे कर सकते हैं, द्रव को, और सबसे कम ठोस को कर सकते हैं, ठोस को कर सकते हैं, ठीक है, सबसे कम ठोस को कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए इस चीज़ को, इस चीज़ को देखिए। चलिए, ये हो गया आपका, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जितने भी मैंने बताए हैं सबको एक बार रिवाइज करिएगा, ठीक है, एक बार जब रिवाइज करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत कठिन नहीं है। अब देखिए जो समझाने चल रहा हूँ वो समझिएगा, वो भी चैप्टर में है इस वजह से, ठीक है। तो देखिए हम अब थोड़ा सा जान ले, एक चीज़ होता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है दृढ़ता। दृढ़ता क्या करता है, तो दृढ़ता मतलब किसी पदार्थ का वह गुण होता है, ठीक है, जिसमें पदार्थ से टूटने से पहले क्या करता है, अपने ऊपर होने वाला जो प्रहार है उसका विरोध करता है, ठीक है। दृढ़ता क्या होती है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो अपने ऊपर होने वाले, अपने ऊपर होने वाले, ठीक है, जो प्रहार है उसका विरोध करता है, अपने ऊपर होने वाले प्रहार का क्या करता है, वो प्रहार का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। बात समझ में आई, ये चीज़ रही, ठीक है। अब देखिए आपसे एक ठोस, द्रव, गैस के अलावा दो गुण मतलब दो अवस्थाएं और पाई जाती हैं, उनके बारे में कुछ बात कर लेंगे क्योंकि वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक होता है आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, ठीक है, तो वो भी चीज़ें जान लीजिए। एक है प्लाज्मा अवस्था होता है और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, इनको भी समझ लेते हैं, फिर आगे की तरफ चर्चा करेंगे। तो पहला हमें देखिए, इसमें चौथी मतलब ये हो गया था 3 अवस्थाओं के बाद, अब आपको हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है 2 और अवस्थाएं बतानी है। तो पहला मैं बता देता हूँ, चौथा जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था, चौथी अवस्था क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था, तो क्या है, प्लाज्मा, क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है, क्या है, प्लाज्मा अवस्था है, क्या है, प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट,
ठीक है, प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। पहले प्लाज्मा अवस्था के बारे में बात कर लेंगे। बोस-आइंस्टाइन के बारे में बहुत ज़्यादा खास नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्लाज्मा के बारे में बहुत चीज़ें दी हुई हैं और यहाँ से क्वेश्चन उठाए, इस वजह से इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसके बारे में चर्चा करना आपसे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। ठीक है, अब समझिएगा चीज़ों को, जो बताने चल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ये क्या है, प्लाज्मा जो है ये एक स्टेट है। ठीक है, और ये चौथी स्टेट है। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार तथा आयतन नहीं होता है। मैंने क्या कहा कि इसका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। इसका कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता। इसका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता। इसका कोई भी निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। किसकी बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा की पहली बार पहचान जिसने किया था वो था विलियम क्रुक्स थे। कौन थे, विलियम क्रुक्स थे। इन्होंने 1879 में इसकी पहचान की थी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रुक्स द्वारा 1879 में की गई थी। इसकी पहचान सर विलियम क्रुक्स द्वारा 1879 में की गई थी। ठीक है, 1879 में की गई थी सर विलियम क्रुक्स द्वारा। इसकी पहचान सर विलियम क्रुक्स द्वारा 1879 में की गई थी। 1879 में की गई थी। ठीक है, सर विलियम क्रुक्स द्वारा 1879 में की गई थी। इसकी पहचान सर विलियम क्रुक्स द्वारा 1879 में की गई थी। ठीक है, पहली चीज़ सुन लीजिए। लेकिन इसका जो नाम है वो रखने वाला कौन है, तो इसका नाम रखने वाला इरविन लैंगम्यूर है। ठीक है, इरविन लैंगम्यूर इसका नाम रखा था। ठीक है, इरविन लैंगम्यूर ने इसका नाम रखा था। ठीक है, इसका नाम प्लाज्मा इरविन लैंगम्यूर ने दिया था। इसका नाम प्लाज्मा इरविन लैंगम्यूर ने दिया था। ठीक है, दिया था, इसका नाम दिया था। कौन दिया था, तो इरविन लैंगम्यूर ने दिया था। किसका दिया था, तो प्लाज्मा का दिया था। यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था है। इसके बारे में जानते हैं। सूर्य तथा तारों की ऊष्मा, ठीक है, प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। क्या मैंने कहा, सूर्य तथा तारों की ऊष्मा अर्थात ऊर्जा जो होती है, ऊष्मा इसी के कारण होती है। ठीक है, समझ में आई बात। ये रहा, इसको आप पहले उतार लीजिए। ठीक है, ये रहा, इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ लिया, तो हमने
प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, बोस आइंस्टाइन के बारे में बहुत खास नहीं है, बोस आइंस्टाइन को छोड़िए, बोस आइंस्टाइन के अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ से क्वेश्चन आना था मैंने वहाँ तक आपको बता दिया। ठीक है, अब पदार्थ में होने वाले चेंजेस को देखेंगे, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में हम लोग अब देखेंगे, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को देखते हैं। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, तो यह दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पहला और दूसरा, पहला मैंने बोला भौतिक, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, फिजिकल चेंजेस। दूसरा है रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। ठीक है, क्या है, केमिकल, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अब हम लोग चल रहे हैं देखने। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग चल रहे हैं देखने। कई एग्जाम्पल भी हैं इसमें जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल क्या है, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे शुरू करते हैं। पहले दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हुए मैं वो दोनों को डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो समझिएगा, पहली बात, भौतिक परिवर्तन जो होता है वो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यानी ऐसा परिवर्तन जिसे दोबारा पुनः मूल अवस्था में लाया जा सकता है। अगर किसी कोई भी परिवर्तन, ऐसे भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है अगर उसमें हम कोई परिवर्तन करते हैं तो उसे फिर मूल अवस्था में, मूल अवस्था को परिवर्तित करेंगे, फिर उसके बाद फिर मूल अवस्था में उसको लाया जा सकता है, यानी पुनः वापस लाया, उसको मूल अवस्था में लाया जा सकता है। ये है भौतिक गुणों वाला परिवर्तन, यानी भौतिक गुणों में होने वाला परिवर्तन होता है। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यानी अगर उसकी मूल अवस्था चेंज हो गया तो नया पदार्थ का निर्माण हो जाएगा, मूल अवस्था में चेंज होते ही नए पदार्थ बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आया बात। और भौतिक गुण से भिन्न होता है, ये भौतिक गुणों से भिन्न होता है। किसकी बात कर रहे हैं, रासायनिक की बात कर रहे हैं। जो भौतिक गुण होता है यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कोई भी परिवर्तन होगा तो पुनः वह अपनी मूल अवस्था में आ सकता है। लेकिन अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। यह कैसा परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, और जब ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता है, अस्थायी परिवर्तन, तो उसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि पहले जो वो पदार्थ था वो अपनी मूल गुणों को छोड़ चुका है, मूल गुणों को छोड़ चुका है, एक नया पदार्थ बना है और उस पदार्थ की वजह से उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आ गया है। ठीक है, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ गया है, यानी वो अपनी मूल अवस्था में नहीं जा सकता है। ठीक है, चीजें समझ में आई कि नहीं आई। अब हम जो आपको बताने चल रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम वहाँ बात करने चल रहे हैं। अब वहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे कि भौतिक गुण परिवर्तन के एग्जाम्पल, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए भौतिक गुणों के परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के जो उदाहरण और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, तो चलिए देखते हैं। भौतिक गुणों के उदाहरण, भौतिक गुणों के उदाहरण। ठीक है, भौतिक गुणों के उदाहरण यानी भौतिक परिवर्तन, सॉरी यार क्या लिख दिए हम, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। ठीक है, भौतिक परिवर्तन
परिवर्तन के उदाहरण। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देखिए। चलिए भाई, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण को देखते हैं हम लोग। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में अगर हम पहला उदाहरण अगर देखें तो पानी से बर्फ का बनना। देखिए क्या कह रहा हूँ, पहला कह रहा हूँ, पहला समझिएगा, पानी से बर्फ का बनना। पानी से बर्फ का बनना। पानी से बर्फ का बनना, ठीक है। पानी से बर्फ का बनना, ठीक है। पानी का वाष्प बनना। दूसरा क्या है, पानी का वाष्प बनना। पानी का वाष्प बनना। पानी का वाष्प बनना, ठीक है। पानी का वाष्प बनना, ठीक है। ये हो गया आपका, दो हो गया। फिर क्या होगा, चीनी या नमक का घोल। 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 चीनी या नमक का क्या होगा, आपका घोल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, चीनी या नमक का घोल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो CO2 से सूखी बर्फ बनना। CO2 से CO2 से CO2 से सूखी बर्फ बनना। CO2 से सूखी बर्फ बनना। CO2 से क्या बनना, तो सूखी हुई बर्फ बनना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तो शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन होना, यानी ऊर्ध्वपातन होना, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन होना। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। शुष्क बर्फ का क्या होना, तो ऊर्ध्वपातन होना। फिर क्या होगा, तो कपूर का जलना। कपूर का जलना, ठीक है। कपूर का जलना। कपूर का जलना, ठीक है। कपूर का जलना। वैसे ये अगर देखा जाए तो भौतिक या रासायनिक दोनों में परिवर्तन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। रेत का पानी में विलयन। रेत का पानी में विलयन, इसको तो मत रखिए, ये हमें कहीं डाउट हो रहा है, इसको हमें देखने दीजिएगा पहले। क्या मैंने बोला, रेत को पानी में रखना। रेत को पानी में रखना, या रेत और पानी का विलयन। रेत व 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 पानी का क्या देखने को मिलेगा, तो विलयन देखने को मिलेगा। रेत व पानी का विलयन देखने को मिलेगा। रेत व पानी का क्या देखने को मिलेगा, विलयन देखने को मिलेगा, ठीक है। लोहे का चुंबकीकरण। लोहे का चुंबकीकरण, ठीक है। लोहे का चुंबकीकरण। लोहे का चुंबकीकरण, ठीक है। लोहे का चुंबकीकरण, ये हो गया आपका, यह आपका भौतिक परिवर्तन में देखने को मिला, ठीक है। एक इसमें अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। ये भी आपका आ जाएगा इसमें। ये भी आपका आ जाएगा इसमें। देख लीजिए इसको, देख लीजिए इसको ध्यान से देखिए इसको, और इसको पढ़ना भी है, इसको तैयार करना है आपको, इसको लर्न करना है। क्या क्या मैंने लिखा है, तो पानी से बर्फ का बनना, पानी
का वाष्प बनना, चीनी या नमक का घोल, CO2 से सूखी बर्फ बनना, शुष्क बर्फ से का ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, रेत या पानी का विलयन, ठीक है, उसका लोहे का चुंबकीकरण होना, अम्लीय जल का अपघटन, ठीक है, अम्लीय जल का क्या होना, वैद्युत अपघटन होना। ये आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन में आता है। ये आपका किस में आता है, तो भौतिक परिवर्तन में आता है। अब हम चलेंगे रासायनिक परिवर्तन की ओर। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। उदाहरण, ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ रासायनिक यानी केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण मक्खन का, ठीक है, या कह सकते हैं मोमबत्ती का जलना। पहला क्या है, मोमबत्ती का जलना, मोम का जलना नहीं, मोमबत्ती का जलना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बातों को समझिएगा। क्या मैंने बोला, मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना। पहले मैंने बोला मोमबत्ती का जलना। अगरबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, ठीक है। खाना, खाने का पचना, खाने का पचना, ठीक है। दूध से दही बनना, इसी में कह सकते हैं कि दूध का खट्टा भी हो जाना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, ठीक है, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, ठीक है, लकड़ी का जलना, ठीक है, लकड़ी का जलना, लकड़ी का क्या होता है, जलना होता है, ठीक है। अब फास्फोरस, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो अब इम्पोर्टेंट है वो देखिए, ठीक है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा हूँ, तो लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग लगने की बात करें तो ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, 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 ये हो गया फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, एक और हो गया भाई, अगर हम ले तो सोडियम को क्या पानी में डालना, तो सोडियम को पानी में डालेंगे तो भी जल जाएगा। प्लेटिनम तार का जलना, पदार्थों का किण्वन, सोडियम, आप तो सोडियम के बारे में जानते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, बस मैं एक और लिखवा देता हूँ, जिससे पदार्थों का किण्वन, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सोडियम को पानी में डालेंगे तो आग लगेगा, केमिकल प्रोसेस होंगे, ठीक है। प्लेटिनम तार भी जलेगा तो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बस मैं लिखवा देता हूँ आपको, पदार्थों का किण्वन, पदार्थ का किण्वन लिख सकते हैं, पदार्थ का किण्वन, ठीक है, ये लिख लीजिए। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको याद रखिएगा, पदार्थ का किण्वन हो गया, ठीक है। ये आप याद करिए, इनको अपने दिमाग में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपसे क्वेश्चन क्या होंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है, ठीक है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चा जी, आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। अब हम चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन उठता है, लोहे में जंग लगना या लोहे पर जंग लगना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देख लेते हैं, ठीक है,
इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठा है, इस वजह से इसके बारे में जान लें। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। लोहे पर जंग लगना देखना जरूरी है, ठीक है। लोहे पर जंग लगना देखना जरूरी है। आज गर्मी, कल से गर्मी बहुत है भाई इधर, ठीक है। समझिएगा, लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लगता है ना, तो ये तो मैंने लिखवा ही दिया था कि लोहे पर जब लगता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। और लोहे पर जंग कब लगता है? तो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में। तो मैं लिख सकता हूँ इसमें पहला, लोहे पर जंग ऑक्सीजन तथा नमी के कारण लगता है, ठीक है। नमी के कारण लगता है। लोहे पर जंग ऑक्सीजन तथा नमी के कारण लगता है। लोहे पर जंग ऑक्सीजन तथा नमी के कारण लगता है, नमी के कारण लगता है। याद रखिएगा, लोहे पर जंग ऑक्सीजन तथा नमी के कारण लगता है, ठीक है। अब क्या है? तो लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या होता है? बढ़ोतरी देखने को मिलती, यानी वृद्धि देखने को मिलती है। लोहे पर जंग लगने के कारण उसके भार में वृद्धि हो जाती है, हो जाती है, ठीक है। लोहे पर जंग लगने के कारण उसके भार में वृद्धि हो जाती है। लेकिन अब लोहे की आयु क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लोहे की क्या हो जाएगी? आयु जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। लोहे की आयु क्या हो जाएगी बेटा? तो कम हो जाएगी, ठीक है। लोहे की आयु क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या कहा? तो लोहे की आयु क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या बोल रहा हूँ? जंग लगने के कारण लोहे की आयु में कमी आती है, या घट जाती है, ये भी लिख सकते हैं। अगला क्या है? अब भाई जब जंग लग रहा है तो इसको बचाने का भी उपाय किया जाए, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए जस्ते का क्या करते हैं? लेपन कहते हैं, और इसी प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन करते हैं, जिसे जस्तीकरण कहा जाता है, जिसे जस्तीकरण कहा जाता है। अब थोड़ा सा और थोड़ा सा चीज़ें कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए उसको भी बताना जरूरी है। अगर आप देखेंगे कि लकड़ी जो होती है, जो लकड़ी हमारे दरवाजे में लगी होती है, ठीक है, और खिड़की में लकड़ी लगी होती है, तो उसमें कीड़े मकोड़े लगते हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए हम जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, ठीक है। किस पर? लकड़ी पर। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको देख लेते हैं, वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है।
क्या मैंने बोला? तो लकड़ी को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, ठीक है, जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। लकड़ी को कीड़े मकोड़े मकोड़े ठीक है, लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक क्लोराइड का क्या किया जाता है? तो लेपन किया जाता है। जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात। अब इसी में थोड़ा सा और एक जान लीजिए, क्योंकि जस्ता की बात हो रही है बार बार। तो जस्ते की कमी से, ठीक है, धान में खैरा रोग होता है। जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। ठीक है, जस्ते की कमी से जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। खैरा रोग होता है। जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। जस्ते की कमी से धान में हमें क्या देखने को मिलता है? तो खैरा रोग देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग देखने को मिलता है। ठीक है, अब रासायनिक, अब सुनिएगा ध्यान से, अब यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करने चल रहे हैं तत्व के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ से एलिमेंट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट एलिमेंट शुरू करेंगे, फिर शुद्ध पदार्थ में देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आते हैं। तो मैंने बता भी दिया है कि शुद्ध पदार्थ में दो चीज आते हैं, एक आता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। ठीक है, लेकिन पहले हम क्या पढ़ेंगे? शुद्ध पदार्थ में दो पढ़ेंगे, इसमें से एलिमेंट शुरू करेंगे और क्या करेंगे? यौगिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब इतना हो गया है। अब हम सोचते हैं कि कल इसके बारे में शुरू किया जाएगा, कल इसके बारे में जाना जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ करना क्या है? आपके सामने मैंने ये चीज़ें रख दी हैं, ये चीज़ें मैंने बताई आपको। ठीक है, अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ पढ़िए, इस चीज़ों को ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों पर, और मतलब कि आपके काम की चीज़ है। ठीक है, इसी से आपकी लाइफ इसी से बननी है। ठीक है, इसी से आपकी लाइफ बननी है, और कोई आपके पास उपाय नहीं है, और कोई उपाय आपके पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। तो हमने आज क्या पढ़ा है भाई? तो हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की क्या प्रॉपर्टी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हमने क्या किया है? पढ़ लिया है। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद पदार्थ में परिवर्तन के बारे में पढ़ा है कि क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ये सब हमने क्या किया है? देखा है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों पे। फिर हमने उनके क्या देखे हैं? उदाहरण देखे हैं। फिर हमने उसका क्या देखा है? तो उसका भौतिक गुण देखा है। ठीक है, सब कुछ हमने इसमें ध्यान दिया है, सारी चीज़ें हमने इसमें जाना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अगर हम कह सकते हैं कि हमारा जो आज का ये चैप्टर है, ये समझिए कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसको हमने पढ़ा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है? आपको इसको बार बार रिवाइज करना है, 4 बार 5 बार रिवाइज करिए। ठीक है, ताकि एग्जाम के समय आपको एकदम कंठस्थ रहे। ठीक है, अब हर, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, जो भी एनटीपीसी या जो भी रेलवे की भर्ती भरे फॉर्म भरे हैं, ये सोच के पढ़िए कि ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। ठीक है, इस तरह से पढ़िए। ठीक है, और अपने
अपने आप पर काम करिए, अपने से अपने बारे में सोचिए, सबसे ज़्यादा इस समय अपने बारे में सोचिए, अपने से लगाव रखिए, अपने प्रेम से लगाव रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद माता पिता हैं उनसे प्रेम रखिए, फिर कोई थर्ड पार्टी है तो उससे प्रेम रखिए या उसके बारे में सोचिए। लेकिन चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों लोग जॉब के बारे में सोचो, दोनों लोग नौकरी के बारे में सोचो, ठीक है। लड़कियां डिपेंड ना रहें किसी पर। मैं प्लीज़ लड़कियों को कहता हूं कि किसी पर डिपेंड मत रहिए, आपके लिए कह रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं कहूं तो एक खूबसूरत वाक्य है जो बहुत सुंदर लाइन लिखी गई है, उसी पर मैं ख़त्म करूंगा कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, ठीक है। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, ठीक है। चाँद लाकर कोई नहीं देगा, लड़कियों के लिए कह रहा हूँ, चाँद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर, ठीक है। ये लड़कों पर भी लागू होता है। अब लड़कों के लिए एक और इसी में लाइन देखिए, दर्द हीरा है, दर्द हीरा है, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द को आँखों से मत बहाया कर, ठीक है। काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर, ठीक है। धूप मायूस लौट जाती है, धूप मायूस होकर लौट जाती है, छत पे किसी बहाने आया कर, छत पे किसी बहाने आया कर, कौन कहता है दिल मिलाने को, ठीक है। कौन कहता है दिल मिलाने को, एक लड़के और एक लड़की को कह रहा हूँ कि कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ मिलाया कर। तो इसी के साथ ख़त्म कर रहा हूँ, और इस लाइनों को आप याद करिएगा और अपने पर काम करिए, ठीक है। और मुस्कुराइए, जीवन मुस्कुराने का काम है, ठीक है। कई असफलताएं, मैंने बताया ना कि मेरे गांव में एक लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो जीवन इतना छोटा मत समझिए, या किसी के जाने पर आपका लाइफ ख़त्म नहीं होता है। आप सुंदर हो, आपके विचार सुंदर हैं, आपके भाव सुंदर हैं, तो आपको सुंदर इंसान मिलेगा। मैं वो सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपके व्यवहार की बात कर रहा हूँ, आपके विचार की बात कर रहा हूँ, सारी चीज़ें। और याद रखिएगा, अगर कोई जा रहा है तो प्लीज़ जाने दीजिए, मत रोकिए उसको, कभी मत रोकिएगा। जो जा रहा है जाने दीजिए उसको, क्योंकि किसी को ना पकड़ कर प्रेम नहीं किया जाता है, ठीक है। प्रेम बहता है, ठीक है। किसी से अगर आपको दोस्ती रखनी है, प्रेम रखना है ना, तो उसको पकड़ कर नहीं रखा जा सकता है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, एक मेरा मतलब क्या कहते हैं वाक्य है कि मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि किसी मतलब जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा के दोनों तरफ कुंडियाँ होती हैं, ठीक है। अगर एक तरफ लगाया जाता है तो दूसरे तरफ भी लगाया जाता है। उसी पर मेरे विचार ये हैं कि अगर कोई आपसे 2 कदम दूर जा रहा है ना, तो आप उससे 4 कदम दूर रहिए, ठीक है। क्योंकि अगर उसको प्रेम होगा, अगर आपके प्रति सम्मान होगा ना, वो आपको 2 कदम आगे बढ़कर आपसे हाथ थाम लेगा आपका, या आपको पकड़ेगा। लेकिन अगर कोई 2 कदम आपसे पीछे हट रहा है ना, तो आप उससे 4 कदम पीछे हट जाइएगा, ठीक है। क्योंकि किसी को पकड़ के नहीं रखा जा सकता। और अपने आत्मसम्मान को अलग रखिए, और हर रिश्ते और भावनाओं को अलग रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये मुझे काम देगा, तो प्लीज़ शेयर करिएगा मेरे वीडियो को, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।